सम्राट बनने का सिर्फ दूसरा ही दिन था और वो सीधे दफ्तर पहुंच गए। ये देखकर सब दंग रह गए। उनके वजीर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोचने लगा, क्या सच में ये अभी से काम शुरू करने वाले हैं? उन्होंने तो पहले कभी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। वजीर ने डरते डरते पूछा, महाराज, मुझे लगा था आप आज आराम करेंगे। लेकिन नए सम्राट ने बिना रुके कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह साम्राज्य कभी नहीं रुकता, तो मैं कैसे आराम कर सकता हूं? यह सुनकर तो वजीर का दिल वो भावनाओं से भर गया। वजीर को पुराने दिन याद आने लगे जब वो क्राउन प्रिंस हुआ करते थे। तब तो उन्हें मेहनत या जिम्मेदारी शब्द का मतलब तक नहीं पता था। वो सोचने लगा कि राज्याभिषेक के तुरंत बाद कोई इतना कैसे बदल सकता है। फिर वजीर को समझ आया कि शायद वो 5 साल का वनवास ही था जिसने उन्हें पूरी तरह बदलकर एक बेहतरीन राजा बना दिया था। वजीर ने रोते हुए कहा, मैं तो लेडी एमिलिया को सब समझा रहा था, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं ये ट्रेनिंग बाद में कंटिन्यू कर सकता हूं, जब आप अपने कमरे में आराम करने चले। वजीर ने आगे कहा, फिलहाल मैं यहां आपकी सेवा में हाजिर हूं महाराज। लेकिन तभी सम्राट ने सपाट लहजे में कहा, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। यह सुनकर वजीर और लेडी एमिलिया दोनों बिल्कुल शॉक हो गए। वजीर ने हकलाबाते हुए पूछा, आपका मतलब क्या है महाराज? एम्परर ने आगे कहा, आज मैं खुद इसको पूरी ट्रेनिंग दूंगा और इस ऑफिस के एक एक नियम और चीजों के बारे में खुद सिखाऊंगा। वजीर के तो तोए उठ गए। उसने गहरी सांस ली और सोचने लगा, शायद मैं गलत था कि ये बदल चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि महाराज खुद मार्ग्रेव की बेटी को परेशान करना चाहते हैं, और वो भी इस ऑफिस के नियम सिखाने के बहाने? दोनों के चेहरों पर अजीब सा तनाव छा गया, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। वजीर का सिर चकराने लगा और उसने बस यही सोचा, क्या मैं अब अपने घर जा सकता हूं? कहानी अब थोड़ा पीछे जाती है। उस रात पर जब उनका राज्याभिषेक यानी एक्सीशन सेरेमनी पूरी हुई थी। आखिरकार क्राउन प्रिंस के तौर पर किए गए अपने कामों की वजह से 5 साल का वनवास काटने के बाद मैं वापस इंपीरियल पैलेस लौट ही आया। इन 5 सालों के दौरान शाही परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आया और नॉर्थ में खतरनाक राक्षसों ने तबाही मचा दी। इसलिए मैंने आगे बढ़कर उन आते हुए राक्षसों का सफाया कर दिया और यह साबित कर दिया कि मैं इस साम्राज्य की रक्षा और यहां के लोगों की हिफाजत कर सकता हूं। उसी की बदौलत मुझे पैलेस वापस आने की इजाजत मिली और सम्राट का ताज पहनाया गया। और अब मेरे पास ठीक करने के लिए हजारों चीजें पड़ी हैं। मुझे जल्दी सो जाना चाहिए ताकि मैं कल सुबह उन पर काम शुरू कर सकूं। लेकिन लेडी एमिलिया के चेहरे पर वो अजीब से गुस्से वाले भाव क्यों थे? उनकी वो नजरें तो मेरी बहुत जानी पहचानी लग रही हैं, क्योंकि मैंने ठीक वही निगाहें देखी थीं उन लोगों के चेहरों पर जो 5 साल पहले मेरी आलोचना करते थे और पीठ पीछे बुरा भला कहते थे। वही नफरत और तिरस्कार भरी नजरें जो उस शख्स के लिए थीं जिसने उनके पासबान देवता यानी डिवाइन बीस्ट का कत्ल किया था। और सबके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भरा था। लेकिन आज सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। डिमोनिक बीस्ट वेव को रोकने और इस साम्राज्य को एक बड़ी तबाही से बचाने के लिए लोग मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे। सब कह रहे थे कि क्लेडन ए रोकारसो पर तो भगवान की कृपा बरस रही है। वो सब ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे उन्हें पुरानी कोई भी बात याद ही ना हो। और जब राज्याभिषेक के दौरान वो शाही ताज मेरे सर पर सजाया गया तो सबकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा आदर और सम्मान था। अब सब कुछ आखिरकार वैसा ही हो गया था जैसा इसे होना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल सही, सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा मैंने सोचा था। और फिर भी एमिलिया वैलेटा, आखिर क्यों और कैसे? आखिर उसने मुझे ऐसी नजरों से क्यों देखा? वो डर तो बिल्कुल नहीं था, वो तो कुछ अलग ही था। मैं उसे ठीक से शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन वो देखने का तरीका काफी अजीब और अनकंफर्टेबल था। साफ शब्दों में कहूं तो वो नॉर्मल नहीं था, कुछ तो गड़बड़ थी। ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो भगवान की बनाई एक बेमिसाल मूर्त हूं, हर तरह से परफेक्ट, जैसे स्वर्ग से उतरी कोई सुंदर स्टैच्यू हो। मेरी आंखों में दुनिया भर का ज्ञान है और मैं एक सोर्ड मास्टर भी हूं। लुक्स, दिमाग, शान और मर्दानगी, मैं हर मायने में परफेक्शन की मिसाल हूं। मैं कोई और नहीं बल्कि क्लेडन ए रोकारसो हूं। तभी आवाज आती है, महाराज। ये सुनकर वो एकदम से चौंक जाते हैं। वो आगे आकर कहती है, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूं?
अरे बाप रे, उसने बिना इजाजत के खुद से आगे बढ़कर मुझसे बात की। क्या उसे नहीं पता कि जब तक नियम के हिसाब से राजा खुद न बोलें तब तक उनसे सीधे बात नहीं की जाती? वजीर ने घबराते हुए सोचा, लेडी एमिलिया, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अभी महाराज को कोई ऐसा जवाब न दे बैठे जिससे मुसीबत खड़ी हो जाए। वजीर तो डर के मारे थर थर कांप रहा था, लेकिन जो भी हो उसे इस पूरे मामले से दूर ही रहना चाहिए था, इसीलिए उसने चुपचाप एक कदम पीछे हटा लिया। एम्परर अब गुस्से से लेडी एमिलिया को घूर रहे थे। एमिलिया ने उन्हें देखकर सोचा, एमिलिया वैलेटा, आखिर ये मुझसे क्या पूछने वाले हैं? वो मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी, ये तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगे। मैं जानती हूं कि ये मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। ये सब इसीलिए है क्योंकि मैं नॉर्थ के वैलेटा परिवार से हूं। कैपिटल के लोग अक्सर नॉर्थ के लोगों को नीचा दिखाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम राक्षसों की जमीन पर रहते हैं। और जहां तक महाराज का सवाल है, मेरा यहां होना शायद उन्हें उन सभी दुखों की याद दिलाता है जो उन्होंने नॉर्थ में झेले थे। जो भी हो, मेरा मकसद बस यहां एक हैंडमेडन के तौर पर अपनी 3 साल की सेवा पूरी करना है और बिना किसी मुसीबत के वापस वैलेटा लौट जाना है। और ऐसा करने के लिए मुझे पहले यह सीखना होगा कि उनकी स्टडी में कौन सी चीज कहाँ रखी जाती है। शायद मैं महाराज को मना सकूं कि वो मुझे खुद सिखाने के बजाय लॉर्ड चेम्बरलेन से कहें कि वो मुझे सारी ट्रेनिंग दें। मैं नहीं चाहती कि मैं एक ऐसी लापरवाह हैंडमेड बनूं जिसे इंपीरियल ऑफिस के नियमों का पता ही ना हो। लेकिन अगर मैं अपना काम ढंग से करूंगी तो शायद महाराज के दिल में नॉर्थ के लोगों के लिए जो नफरत है वो थोड़ा कम हो जाए। एमिलिया ने कहा, आपकी इजाजत से मैं एक सवाल पूछ रही हूं। एम्परर ने झट से कहा, एक सवाल? हाँ पूछो फिर। एमिलिया ने आगे कहा, अगर मैं बिना डरे बोलूं तो महाराज, आप तो कल ही पैलेस वापस लौटे हैं। शायद ऐसी छोटी मोटी चीजें चेम्बरलेन पर ही छोड़ देनी चाहिए। एम्परर ने चौंक कर सोचा, लो फिर से वही अजीब नजरें। क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस इंपीरियल ऑफिस के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं पिछले 5 साल से यहां नहीं था? क्या तुम मेरी क्षमता पर सवाल उठा रही हो कि मैं तुम्हें यह नहीं सिखा सकता कि इस ऑफिस में कौन सी चीज कहां रखी जाती है? एम्परर ने गुस्से में टेस्ट लेते हुए कहा, अपने पीछे वाले ड्रॉर को खोलो। वहां तुम्हें लिखने के लिए एक्स्ट्रा पेपर और पेपर वेट्स मिलेंगे जो ऊपर से नीचे के हिसाब से अरेंज किए गए हैं, जिसमें हल्की चीजें सबसे ऊपर हैं और उसके ठीक नीचे वाले ड्रॉर में इंकवेल्स और पेन्स रखे हुए हैं और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जुड़े सप्लाई सबसे लेफ्ट में है, जिसे उनके रंग के हिसाब से अरेंज किया गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। यह सुनकर राजा का दिमाग खराब हो गया। उन्हें झटका लगा कि क्या इसने सारे ड्रॉस चेक करने के बाद सिर्फ आप सही हैं महाराज कहा? ऐसे मौके पर तो उसे हैरान होना चाहिए था ना। उसे कहना चाहिए था, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पूरे साम्राज्य के राजा को अपने ऑफिस की ऐसी छोटी छोटी बातें भी पता हैं। मैं तो इतनी इंप्रेस हो गई हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है। क्या उसे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? चलो अब बताओ कि नीचे वाले ड्रॉर में क्या आता है। नीचे लेफ्ट वाला ड्रॉर खाली है और उसके ठीक बगल में उन इलाकों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जहां बड़ी घटनाएं हुई थी। ओह, और जब तुम उसके नीचे वाला ड्रॉर खोलोगी तो थोड़ा ध्यान से खोलना क्योंकि उसमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स रखे हुए हैं और उसके ऊपर वाले ड्रॉर को खाली रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर यूज किया जा सके। यहां तो सच में सब कुछ वैसे ही अरेंज किया गया। महाराज 5 साल के वनवास के बाद वापस लौटे हैं और आज इंपीरियल ऑफिस में उनका पहला ही दिन है। फिर भी उन्हें यहां की हर एक चीज के बारे में सब पता है। एम्परर ने झट से अपना हाथ मुंह पर रखा और सोचा, क्या मैं कुछ ज्यादा ही फालतू बकबक कर रहा था? एमिलिया ने शांति से कहा, जी हां महाराज, वो ड्रॉर सच में खाली ही है। लॉर्ड चेम्बरलेन बहुत ही डिसिप्लिनेड इंसान हैं, इसीलिए उन्होंने सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही अरेंज करके रखी हैं जैसे पहले के महाराज के समय थीं। और आखिरकार आप इस पैलेस के मास्टर हैं तो आपको तो ये सब पता ही होगा। कृपया मेरी इस नादानी को माफ करें महाराज। एम्परर का दिमाग फिर से घूम गया। उन्होंने सोचा, ये मेरी तारीफ थी, लेकिन फिर भी ये बात मुझे इतनी परेशान क्यों कर रही है? उन्होंने खुद को संभालते हुए आम लहजे में कहा, आज के लिए बस इतना ही काफी है। अब तुम यहां से जा सकती हो और आराम कर सकती हो। एमिलिया ने झुककर सम्मान दिया और कहा, ठीक है, तो मैं चेम्बरलेन को रिपोर्ट करती हूं और यहां से चलती हूं। लेकिन एम्परर ने उसे रोकते हुए कहा, चेम्बरलेन को यहां दोबारा बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उन्हें रिपोर्ट किए बिना ही सीधे जा सकती हो। एमिलिया ने धीरे से कहा, इंपीरियल ऑफिस में जो कुछ भी होता है उसे चेम्बरलेन को रिपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है।
और इसमें आपका यहां अकेले आराम करना भी शामिल है। अगर मेरे रिपोर्ट करने के बाद चेम्बरलेन अंदर आना चाहें तो मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर आपका कोई और आदेश हो तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। ये सुनते ही एम्परर झल्ला गए और बोले, ठीक है, तो मत जाओ, तुम इस स्टडी में घूमो और खुद ही सब कुछ समझ लो। एमिलिया ने शांति से कहा, जी महाराज। एम्परर ने गुस्से में सोचा, अब क्या बचा है। एमिलिया ने आगे कहा, मुझे डर है कि कहीं मैं कोई ऐसी चीज न देख लूं जो मुझे नहीं देखनी चाहिए, इसलिए अगर आगे कोई और इंस्ट्रक्शन जरूरी हो तो मैं चाहती हूं कि मुझे पहले से बता दिया जाए। आखिरकार यह आपका सम्मानित इंपीरियल ऑफिस है। राजा का दिमाग चक्कर खा गया। कॉन्फिडेंशियल आइटम्स का होना, इंस्ट्रक्शन की जरूरत होना, एमिलिया ने जो कुछ भी कहा वो 100% सच था। राजा सोचने लगे, आखिर ये लड़की अपने मुंह से एक भी ऐसी बात क्यों नहीं निकालती जिसे मैं गलत साबित कर सकूं। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, इसलिए मैं उसे पलटकर जवाब तक नहीं दे पा रहा हूं। वो उसे गौर से देखते हुए सोचने लगे, ये बहुत ही काबिल, समझदार और हर तरह से शांत है। इसका अंदाज बिल्कुल बेहतरीन है और इसके मैनर्स में कोई कमी नहीं है। और जहां तक इसके लुक्स का सवाल है, ये नॉर्थ के किसी बर्फ के फूल जैसी है, इतनी नाजुक और सुंदर कि सर्द हवाएं भी इस पर चलने से इनकार कर दें। राजा मन ही मन चिढ़ते हुए सोचने लगे, ये सच में मुझे बहुत परेशान करती है। लेकिन मैं इस साम्राज्य का एम्परर हूं। भले ही ये मुझे कितनी भी अजीब लगे, मुझे बड़ा दिल दिखाना होगा और इसकी बातें झेलनी होंगी। उन्होंने थोड़ा कूल बनते हुए कहा, एमिलिया, तुम इस डेस्क के अलावा बाकी किसी भी चीज को देख सकती हो, तो आराम से पूरे ऑफिस का जायजा लो। एमिलिया ने बहुत ही तमीज से सर झुकाया और कहा, मुझे गाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। राजा उसे देखकर फिर से ख्यालों में खो गए। ये कितनी शांति से बोलती है, इसकी आवाज बिल्कुल किसी कोयल जैसी मीठी है और इसका चलना फिरना किसी गिलहरी जितना तेजी से है, पर हर कदम बहुत सोच समझ कर रखती है। मुझे इसे क्या बुलाना चाहिए? नॉर्थ की कोई परी? हाँ, ऐसा ही कोई नाम इस पर बिल्कुल सूट करेगा। लेकिन ये चलते वक्त बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये नॉर्थ के उन घने जंगलों में घूमते हुए बड़ी हुई है जहां अक्सर खतरनाक राक्षस निकल आते हैं? नॉर्थ एक ऐसी बेरहम और कठिन जमीन जहां सिर्फ खूंखार राक्षस घूमते हैं। क्राउन प्रिंस के तौर पर बिताए गए अपने वनवास के सालों को याद करूं तो वहां नॉर्थ के लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उनकी बातें और उनके काम आम तौर पर काफी शांत हुआ करते थे। ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है जैसा मुझे नॉर्थ के बारे में सब कुछ याद है। नॉर्थ की एक आम और शांत महिला। तो फिर ये बात मुझे इतनी ज्यादा परेशान क्यों कर रही है? महाराज इसी तरह सोच में डूबे हुए थे, तभी ऑफिस में अलग अलग चीजों के हिलने और सही जगह पर लगने की आवाज आने लगती है। ये सच में बहुत मेहनत कर रही है, जैसे ये पूरी तरह भूल चुकी हो कि इस इंपीरियल ऑफिस में हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं। तभी राजा ने थोड़ा गुस्से में अपना चेहरा बनाया और सोचा, क्या ये इस ऑफिस की छोटी मोटी चीजें संभालने में इतनी बिजी हो गई है कि ये मेरी तरफ एक बार देखकर मेरी तारीफ तक नहीं करेगी? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? मुझे अच्छी तरह याद है जब से मेरी आवाज बदलना शुरू हुई थी, तब से जब भी मैं किसी बैंक्वेट हॉल यानी शाही दावत में पहुंचता था तो वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती थी। सारी लड़कियां मेरे लुक्स पर फिदा होकर चीखने चिल्लाने लगती थीं। हर कोई कहता था, हमें कैसे भी क्राउन प्रिंस को देखना ही है, वो दिन ब दिन और भी ज्यादा डैशिंग और मैनली होते जा रहे हैं। पुरानी बातें याद करते हुए राजा सोचते हैं कि सारी लड़कियां हमेशा मेरे बारे में यही सब बातें किया करती थीं और डांस करते वक्त वो एक दूसरे से टकराकर पतझड़ के पत्तों की तरह जमीन पर गिर जाती थीं। वहां के मर्द भी कुछ अलग नहीं थे। वो सब भी मेरे चेहरे को आदर, सम्मान और जलन भरी नजरों से गौर से देखा करते थे। सच में मर्दों के बीच तो जैसे मेरा एक अलग ही दबदबा था। मुझे तो अक्सर सूरज की तरह बताया जाता था, एक ऐसा सूरज जो इतना चमकदार है कि जिसकी तरफ सीधे देखना मुश्किल है, लेकिन जिससे नजरें हटाना बिल्कुल नामुमकिन है। और फिर भी ये औरत तो ऐसी है जिसे ये तक नहीं दिख रहा कि सूरज खुद इसकी आंखों के सामने चमक रहा है। आखिर इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सूरज की चमक से आंखें बंद करने के बजाय ये तो बिल्कुल शांत है। नहीं, जरूर इसके पीछे कोई और ही बड़ा कारण होगा, कुछ ऐसी बात जो मुझे अभी समझ नहीं आ रही। क्या इसके दिल में कोई रंजिश है?
वो एक वैलेटा है। इसका मतलब उसने शायद देखा होगा जो कुछ भी मैंने उन 5 सालों के दौरान नॉर्थ में किया था। अगर ऐसा है तो उसके पास मुझसे परेशान होने की हर एक वजह है। लेकिन मैं तो उससे पहले कभी मिला ही नहीं हूं। हालांकि मैं मारग्रेव ऑफ वैलेटा और उनके बेटे से जरूर मिला था, लेकिन मैंने कभी एमिलिया वैलेटा से पर्सनली मुलाकात नहीं की। तो आखिर मैंने उसे पहले कहां देखा होगा? अरे एक मिनट, क्या ऐसा हो सकता है? राजा का दिमाग एकदम से ठनका। क्या उसने मुझे नॉर्थ के उस झरने के पास देखा था? जब मैं नॉर्थ में वनवास काट रहा था तो मेरी कैबिन के पास जो झरना था वहां का नजारा कुछ अलग ही था। वहां हमेशा हाउस वैलेटा के खानदान की लड़कियां चुपचाप आकर मुझे ताड़ती रहती थीं और उनके पास ऐसा करने के वही आम रीजंस थे। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि एमिलिया उन लड़कियों में शामिल नहीं थी जो झरने के पास छुपकर मेरी बॉडी को देख रही। इसका मतलब उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा। तो क्या वो सिर्फ अफवाहों के दम पर मुझसे नफरत करती है? खैर, ये तो मुझे भी मानना पड़ेगा कि पुराने दिनों में मैं थोड़ा बदमाश और लापरवाही हुआ करता था। मेरा ईगो बिल्कुल हर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने एक पूरी डिमोनिक बीस्ट वेव को रोका है। मैंने अपना फर्ज पूरी तरह निभाया है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है और वो कहती है, महाराज। राजा ने चौंक कर सोचा, क्या इसका काम इतनी जल्दी खत्म भी हो गया? महाराज ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए पूछा, तो क्या तुमने मेरे ऑफिस का जायजा पूरा कर लिया? एमिलिया ने बहुत ही शांति से कहा, जी हां महाराज। सब कुछ समझना बहुत आसान था, क्योंकि लॉर्ड चेम्बरलेन ने हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से और तरीके से अरेंज किया है। राजा ने चिढ़ते हुए सोचा, वाह, ये अब मेरे सामने चेम्बरलेन की तारीफ के पुल बांध रही है। तुम तो सच में फ्लॉलेस हो एमिलिया वैलेटा। राजा ने अपना ईगो संभालते हुए मन ही मन सोचा। खैर, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने सिर्फ एक बार देखकर सब कुछ समझ लिया हो? वो आगे चलकर कभी ना कभी तो कोई गलती जरूर करेगी। लेकिन तभी एमिलिया ने पलटकर कहा, ओह, लेकिन महाराज, यहां एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए तो हर एक जरूरी चीज मौजूद है, लेकिन आपकी तलवार की देखभाल यानी मेंटेनेंस के लिए यहां कोई टूल्स नहीं है। राजा ने हैरानी से सोचा, मैं इस लगी को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। मेरे पिता ने अपनी उम्र के कारण सालों पहले ही तलवार चलाना छोड़ दिया था। यही वजह है कि ऑफिस में ऐसे कोई टूल्स नहीं है। यह बिल्कुल सही कह रही है। उसने न सिर्फ यह चेक किया कि यहां क्या है, बल्कि उसे यह भी दिख गया कि क्या मिसिंग है। कितनी हैरत की बात है कि ये एक एक चीज पर इतना ध्यान दे रही है। तभी एमिलिया उन्हें देखते हुए बोली, अब जबकि मैंने ऑफिस का जायजा ले लिया है तो मैं अपना पूरा ध्यान आप पर लगाऊंगी महाराज। ये सुनकर राजा के चेहरे पर लाली छा गई। उन्होंने घबराए हुए सोचा, इसका पूरा ध्यान मुझ पर? उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगे, ये इतनी शांति से ऐसी बात कैसे कह सकती है? क्या उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? अपने आप को संभालते हुए राजा ने कहा, आज के लिए बस इतना ही, तुम जा सकती हो। मैं भी अब आराम करने अपने कमरे में जा रहा हूं। एमिलिया ने कहा, जी महाराज। और कहानी अब अगले दिन पर आती है, उसी इंपीरियल ऑफिस में। एमिलिया सोचने लगी, कल महाराज का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मुझसे नाराज ना हो? मुझे लगता है मुझे और ज्यादा मेहनत से काम करना चाहिए। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है, क्रिक, और वजीर कहता है, लेडी एमिलिया। एमिलिया मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग लॉर्ड चेम्बरलेन। वजीर ने खंगारते हुए कहा, महाराज के अपनी ऑफिशियल ड्यूटी शुरू करने से पहले चीफ इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटर क्लैनल हेंज उन्हें ब्रीफिंग देंगे। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हेंज महाराज को अगले कुछ दिनों के लिए साम्राज्य के चल रहे कामों के बारे में बताएंगे। एमिलिया उन्हें गौर से देखते हुए सोचती है, आज काम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा ढेर लगा है। उम्मीद है सब कुछ शांति से पूरा हो जाए। तभी दरवाजा फिर खुलता है। महाराज बड़े ही रोबीले अंदाज में अंदर आते हैं और सब उन्हें झुककर कहते हैं, गुड मॉर्निंग योर मैजेस्टी। राजा बिना रुके सीधा अपनी डेस्क की तरफ बढ़ते हैं और वहां रखे मैप को देखने लगते हैं। वजीर ने धीरे से एमिलिया के कान में कहा, ब्रीफिंग में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा लेडी एमिलिया, आप कृपया तब तक चाय तैयार कर लीजिए। एमिलिया ने सोचा, परिचारिका के तौर पर यह मेरा सबसे पहला काम है। मैं महाराज के लिए सबसे बेहतरीन चाय तैयार करने की पूरी कोशिश करूंगी। वजीर ने कहा, चलिए शुरू करते हैं। मुख्य प्रशासक हाइंस।
हाइंस ने आगे बढ़कर सर झुकाया। जी महाराज। हाइंस ने बड़े ही उत्साह से कहा, कितना शानदार दिन है। आज आपके शासन का सबसे पहला दिन है महाराज। काम शुरू करने से पहले मैं आपको साम्राज्य के हर एक इलाके की मौजूदा स्थिति के बारे में अच्छे से समझा देता हूं। पिछले 5 सालों में साम्राज्य में काफी बड़े बदलाव आए हैं, इसीलिए मैं उस पूरे दौर पर ध्यान केंद्रित करूंगा और आपको एक एक विवरण पूरी गहराई से बताऊंगा। लेकिन तभी महाराज ने सपाट और गंभीर लहजे में कहा, मुख्य प्रशासक हाइंस। ये सुनकर हाइंस कांप उठा। जी महाराज। एम्परर ने कड़क आवाज में कहा, मैंने तुमसे शुरू करने को नहीं कहा। हैंस ने डरते डरते जवाब दिया, जी बिल्कुल महाराज। तो फिर तभी उन्होंने कहा, ओह, मुझे नीली स्याही यानी ब्लू इंक की जरूरत पड़ेगी। एमिलिया ने झट से कहा, मैं अभी लाती हूं। एमिलिया ने तुरंत ड्रॉर खोला और इंक वेल निकालते हुए कहा, ये लीजिए। हैंस ने राहत की सांस ली, शुक्रिया। और फिर ब्रीफिंग शुरू करते हुए बोले, जी तो कुल अनाज की पैदावार यानी टोटल ग्रेन ईल्ड। राजा ने बीच में ही टोकते हुए पूछा, तो असल में अनाज की पैदावार कितनी हुई है? हैंस हकलाने लगा, वो एक्चुअली। एमिलिया ने तुरंत भांप लिया, ओह, उन्हें बुकशेल्फ के बीच में रखी फाइल की जरूरत है। वो भूरे रंग यानी ब्राउन फाइल। एमिलिया तेजी से उस तरफ बढ़ी। पिछले 5 सालों के बदलावों का डेटा। हैंस दबे पांव ढूंढने लगा। तभी उसे याद आया, ईमानदारी से, इंपीरियल हिस्ट्री की वो हार्डबैक किताब। एम्परर बड़े ही ध्यान से हैंस की बातें सुन रहे थे और हैंस डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। लेकिन तभी एम्परर ने सपाट लहजे में कहा, नहीं। उन्होंने उसे देखते हुए बड़े रोब से कहा, तुम बिल्कुल गलत हो एमिलिया वैलेटा। यह सुनकर एमिलिया एकदम शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलती की और वो हकलाते हुए बोली, मैं, आपका क्या मतलब है महाराज?